जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है, और उनसे जुड़े और भी कई फैक्ट्स को कवर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये गिनती के हम देखें 10-15 प्रश्न नहीं, बल्कि इनसे जुड़े लगभग 3 से 4 और फैक्ट भी कवर करते हैं। तो कुल मिलाकर 40 से 50 क्वेश्चन हमारे डेली प्रैक्टिस सेट में तैयार होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में या ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवपुरी इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से लगभग 113 से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह एक जिला भी है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, और इस नगर में ही ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, और वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए भी आया करते थे, क्योंकि यह मौसम के अनुकूल भी काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। आपको ऑप्शंस भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको क्या बताना है कि चंदेरी अपनी जो सीमाओं को है वो किन किन के बीच में बांटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने, मालवा व बुंदेलखंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चंदेरी स्थान है वह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ एक शहर है, और इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा हुआ है। कब से? 11वीं सदी से, जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र हुआ करता था। चंदेरी काय के लिए प्रसिद्ध है? हम सभी जानते हैं कि चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और चंदेरी कहाँ, किस जिले में आता है? तो हमें यह भी याद रखना है कि चंदेरी जो है वह अशोकनगर जिले में आता है। किस जिले में आता है? अशोकनगर जिले में आता है। और बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला चंदेरी का सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र है। चंदेरी में जो किला बनवाया गया है वह किन के द्वारा बनवाया गया है? तो हमें याद रखना है बुंदेला राजपूतों के द्वारा बनवाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन से शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदौर इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ इसे वाणिज्यिक राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त हो चुका है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर इंदौर ही ऐसा है जो देश के सभी जगहों से कनेक्टेड है, चाहे वह ट्रेन रूट हो, हवाई रूट हो या सड़क रूट हो, लगभग सभी से वह कनेक्टेड है। और सबसे ज़्यादा राज्य सरकार को राजस्व कर या राजस्व टैक्स प्रदान करने वाला शहर भी कौन सा? इंदौर ही है, और इसे मिनी मुंबई व अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में भी किस शहर को जाना जाता है? तो यह इंदौर को ही जाना जाता है। किस लिए? खेल राजधानी के रूप में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी पठार इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि इन दिए गए विकल्पों में से विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो 9 भागों में बटा हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग हुआ था, कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। तो इस विभाजन के बाद मध्य प्रदेश कुल 7 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ रह गया है, क्योंकि 2 भाग छत्तीसगढ़ में चले गए, जो कि क्रमशः कौन कौन से हैं? पहला आता है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और लास्ट आता है बघेलखंड का पठार। कुल यह 7 प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश में आते हैं। अब
इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी पठार जो है वह मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। कौन सा? पश्चिमी पठार जो है यह मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से गोंडवाना पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? गोंडवाना पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वी नो दैट मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा राज्य है जहां पर्वत, पठार और मैदानों में एक संतुलन बसा हुआ या विद्यमान है। यहाँ पर सब कुछ संतुलित अवस्था में देखा जा सकता है। पर्वत भी हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे मौसम, हर सभी क्षेत्रों में यह एक लेवल में है। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। और उत्तरी भाग में गोंडवाना शेल क्षेत्र है। कहाँ पर? उत्तरी भाग में। दक्षिण में एक पेटी लोअर गोंडवाना क्षेत्र की है। कहाँ पर? दक्षिण में। और गोंडवाना शेल समूह इस क्षेत्र की विशेषता है, जो कि यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकने का कार्य करता है? जिस तरीके से छतरी के नीचे एक व्यक्ति ढक जाता है बरसात के दिनों में बारिश से बचने के लिए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकने का कार्य कौन सा क्षेत्र करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मालवा का पठार इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है और इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। इसीलिए यहाँ की मिट्टी सबसे काली मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो हमें याद रखना है 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर मालवा का क्षेत्रफल है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 26.62% है। कितना? 26.62% है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भोपाल शहर कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का जो शहर या राजधानी भोपाल है, यह कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है? इसका सही आंसर है 5 पहाड़ियाँ। जैसा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्यता से भरपूर नगरी है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। क्योंकि यहाँ पर झीलें भी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। प्रमुख आता है राजा भोजताल, जो कि सबसे फेमस है। और झीलों का यह नगर 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसे किसने बसाया था? तो इसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसे भोजपाल की नगरी भी कहा जाता है। या फिर यहाँ पर एक भोजताल भी है, तालाब है, और यहाँ के जो एयरपोर्ट का नाम है वह भी राजा भोज के नाम पर ही रखा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है घाटी, पहाड़, मैदान या पठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पठार इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से तो एक पठार है, जो कि दक्षिण पठार का ही एक भाग है और वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक भूभाग रहा है। कौन से? उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक का कार्य करता है। इसके उत्तर में समतल उत्तरी विशाल मैदान है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान में फैला पश्चिमी मैदान स्थित है। गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम में इसकी सीमा बनाता है। कौन सा? गुजरात का जो मैदानी भाग है वह पश्चिम में इसका मैदानी भाग बनाता है। ठीक है। और पूर्व में बघेलखंड का पठार है। कहाँ पर? पूर्व में बघेलखंड का पठार है। दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था मध्य प्रदेश के बारे में, थोड़ी अवस्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जरा सी गलती में बिल्कुल गलत हो सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश के पूर्व में 2 स्थित राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ और झारखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा रेखा कुल 5 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को? 5। जैसा कि छत्तीसगढ़, गुजरात,
राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। हालांकि दिए गए विकल्प में झारखंड प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, वह मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है और इसी तरह से दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश स्थित हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आपसे जिस तरीके से पूछा जा रहा है सिर्फ वही बताना है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा छूती है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है छोटा नागपुर इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि दिए गए विकल्पों में से छोटा नागपुर वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है, जबकि मालवा, बघेलखंड और महाकौशल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत के पठार में स्थित है और झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग के पठार इसी में आते हैं और इसी के पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी स्थित है। इस पठार के नाम में नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पर मिलते हैं। क्या पूछा गया है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पर मिलते हैं, जो मिलन स्थल है वो कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की पूर्वी संधि स्थल पर प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान पर मिलती हैं। अमरकंटक किस जिले में है, अनूपपुर में, और पुष्पराजगढ़ तहसील किसकी है, अनूपपुर की है। तो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी छोर अमरकंटक पर मिलता है। सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ी से ही नर्मदा का उद्गम स्थल है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैकाल पहाड़ी विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि मैकाल पहाड़ियाँ हैं, यह विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाटर शेड इज अ करेक्ट आंसर। सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ियों के जल ग्रहण, जिसे वाटर शेड भी कहा जाता है। तो सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ियों के जल ग्रहण क्षेत्र को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। किसका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण या वाटर शेड क्षेत्र माना जाता है। नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, पांडु, कन्हार, रिहंद, बिजुल, गोपद और बनास उत्तर दक्षिण की ओर से लगभग समानांतर बहती हैं और इन्होंने मैकल पर्वत श्रेणी की ओर अपेक्षाकृत नरम चट्टानों में विशाल जल द्रोणियाँ उत्कीर्ण की हैं, बनाई हैं। किन किन नदियों ने, नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, पांडु, कन्हार, रिहंद, बिजुल, गोपद और बनास, जो कि उत्तर दक्षिण की ओर लगभग समानांतर बहती हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में हमने व्याख्या रूप से चर्चा करी और उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट हो सकते थे उन सभी को कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।